Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about cell unit of life. This is the 8th chapter of NCERT. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टार्टिंग उसका इंट्रोडक्शन लिया था, फिर उसके बाद कुछ जो मेम्ब्रेन थी उनके बारे में डिस्कस किया था कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी होती है, उसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, जब स्मूथ लेयर होती है तब उससे क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर। ठीक है, जब वो हार्ड हो जाती है तब उसे क्या बोलती है, कैप्सूल या फिर उसे ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके इनर वाली मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल। ओके, सेल वॉल के अंदर वाली जो लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बारे में हमने डिस्कस किया था हमारे पिछले वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट हमने कुछ ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस किया था जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में जो होते हैं वो कई सारे ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हम इसको सीक्वेंस से डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फिनिश कर लिया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। ठीक है, स्मूथ में क्या होता है, चेपरॉन प्रोटीन वर्क नहीं करती है जबकि या फिर एब्सेंट होती है, लेकिन अगर रफ की बात करें तो उसमें चेपरॉन प्रोटीन जो होती है वो प्रोटीन को बनाने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने लाइसोसोम के बारे में डिस्कस किया था कि लाइसोसोम जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो मेनली एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट के वैक्यूल्स में भी लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करी थी कि बायोजेनेसिस ऑफ लाइसोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक क्या है, बायोजेनेसिस ऑफ लाइसोसोम। इसके बारे में देखते हैं कि लाइसोसोम जो होता है वो कहाँ पर बनता है और कहाँ से कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, वहीं पे आपका जो मतलब वो क्या होता है, एंजाइम को फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और उसके बाद वो जो एंजाइम होता है वो एंजाइम कहाँ पर जाता है, वेसिकल्स में जाता है। ठीक है, ओके, फिर वेसिकल से वो कहाँ पर जाता है, वेसिकल से वो गोल्जी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और वही एंजाइम जो होता है वो गोल्जी बॉडी में साइटोप्लाज्म जो होता है, जो कि गोल्जी बॉडी के सेंटर पे फिल्ड रहता है। ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में फिल्ड रहता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो ये क्या करता है, गोल्जी ट्रांसपोर्ट होता है गोल्जी बॉडी तक। पहले कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, देन वे वेसिकल्स में जाता है, फिर वेसिकल से गोल्जी बॉडी में जाता है। ठीक है, और गोल्जी बॉडी में ही लाइसोसोम जो होता है वो अपना वर्क करता है। ठीक है, अब हम इसके कुछ टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। तो एंजाइम आर सिक्रेटेड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ट्रांसपोर्टेड इनटू गोल्जी बॉडी, जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक है, ओके, कि पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम गया, फिर उसके बाद वेसिकल्स में, देन क्या गोल्जी बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, वेयर दे आर प्रोसीड एंड फाइनली सेक्रेटेड एज अ लाइसोसोम। वहीं पर क्या होता है, लाइसोसोम जो होता है वो एंजाइम को सेक्रेट करता है। ठीक है, फिर देखिए इट रिमेन इन साइटोप्लाज्म फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जो साइटोप्लाज्म होता है जो कि मतलब गोल्जी बॉडी में फिल रहता है, तो वो क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म नहीं, वो क्या होता है, पूरी जो एक्स्ट्रा डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होता है वो वहीं पर होता है। कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ लाइसोसोम की। तो सबसे पहले बात करें तो ऑटोलिसिस में वर्क करता है। पॉइंट के बाद देखते हैं कि लाइसोसोम में बर्स्ट इन अ साइटोप्लाज्म एंड रिलीज देयर एंजाइम causing digestion of the cell, therefore called as a suicidal bag of cell। ठीक है, लाइसोसोम को हम और क्या नाम बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे कि ये क्या करता है कि लाइसोसोम जो होता है वो गोल्जी बॉडी के साइटोप्लाज्म में अपना ग्रो करता है। ठीक है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म की जो सेल लेयर होती है उसे बस्ट करके क्या करता है, एंजाइम को रिलीज कर देता है। ठीक है, ओके, एंजाइम को रिलीज कर देता है, देन आफ्टर क्या होता है, उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेशन जो होता है उसका सेल में जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो अपना पूरा फंक्शन कर लेता है, फिर उसके बाद क्या करता है, बस्ट हो जाता है। तो बस्ट होने का क्या कारण है कि उसे क्या बोला गया, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स बोला गया। ठीक है, तो ये क्या है, पहले अपना वर्क करता है, पहले खुद को बनाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो उसका प्रोसेस है उसको करता है, फिर उसके बाद क्या है, खुद का ही क्या कर देता है, सुसाइड कर देता है। ठीक है, खुद को ही बस्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, किसको, लाइसोसोम को। ओके, ऑटोलिसिस का मतलब समझ में आ गया कि ये खुद को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या बोला गया, ऑटोलिसिस की प्रोसेस ये करता है, इसे बोला गया। ठीक है, फिर देखिए दे अकर्स इन डिसीज एंड एजिंग सेल्स
ये क्या करता है कि डिसीज भी क्रिएट कर देता है, और क्या करता है एजिंग सेल, मतलब कि जो न्यू जो सेल्स है आसपास की उन्हें भी डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, उसे क्या बोला गया एजिंग सेल्स। ओके, फिर देखिए डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस, जो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस और आते हैं बाहर से, उसे क्या करता है उनको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। फिर देखिए इट हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस इन अ फ्रॉग, टेल इज प्रेजेंट इन टैडपोल दैट मींस लार्वा इज डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोमल एंजाइम। जो लाइसोसोमल एंजाइम होता है तो वो फ्रॉग में जो टैडपोल स्टेज होती है, मतलब कि लार्वल स्टेज जो होती है, उसको मेटामॉर्फोसिस के थ्रू वो किस में कन्वर्ट कर देता है एडल्ट में, ठीक है। ओके, तो मेटामॉर्फोसिस तो हो गई एक प्रोसेस जो कि एक टैडपोल को किस में कन्वर्ट कर रही है एडल्ट फ्रॉग में, ठीक है। लेकिन तो इसमें जो डाइजेशन का वर्क होता है तो वो कौन करता है लाइसोसोमल एंजाइम करता है, ठीक है। तो इसी कारण जब उसमें लाइसोसोमल एंजाइम जब नहीं होगा तब वहां पर क्या होगा टैडपोल में टेल प्रेजेंट होगी, ठीक है। लेकिन जब लाइसोसोमल एंजाइम आ जाता है तब क्या होता है, तब उसका डाइजेशन हो जाता है, और डाइजेशन होने के बाद उसमें जो फ्रॉग में टेल जो होती है वो एब्सेंट हो जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। किसके थ्रू, लाइसोसोमल एंजाइम के थ्रू जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया मेटामॉर्फोसिस। ओके, नेक्स्ट क्या है साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स, इसके बारे में देख लेते हैं। These are non-cytoplasmic area present inside the cytoplasm, ठीक है। ओके, तो ये क्या होता है, जो साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स की बात करें तो वो क्या है, वो एक ऐसा एरिया है जहां पर साइटोप्लाज्म जो है वो एब्सेंट है, नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म तो फिल है, लेकिन जिस एरिया में साइटोप्लाज्म नहीं है, मतलब कि नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया में ये होता है, ठीक है। फिर देखिए टोनोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। द वैक्यूल्स इन द प्लांट सेल बाउंडेड अ सिंगल लेयर नोन एज अ टोनोप्लास्ट, ठीक है। प्लांट सेल अगर आपने देखा होगा तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में दो डिफरेंस होते हैं कि जो प्लांट सेल होता है उसमें क्या होता है वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, बिग वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर एनिमल सेल की बात करें तो उनमें क्या होता है वैक्यूल्स नहीं, वैक्यूल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ओके, तो जो प्लांट सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या होता है एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ओके, फिर देखिए आउटर कवरिंग ऑफ वैक्यूल्स इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो आउटर कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, किसकी, जो वैक्यूल्स की आउटर कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट एंड फंक्शन। वैक्यूल्स होते हैं उनको क्या कर, उनको 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। किसके बेस पे, तो कंटेंट एंड फंक्शन के बेस पे 4 टाइप में डिवाइड किया गया, ठीक है। ओके, तो इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट कौन सा वैक्यूल्स होता है, तो सब वैक्यूल्स, ठीक है। सब वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स एंड एयर वैक्यूल्स, ठीक है। तो 4 टाइप के आपके वैक्यूल्स होते हैं। सब वैक्यूल्स क्या करता है, स्टोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेशन मिनरल्स एंड सॉल्ट न्यूट्रिएंट। ये क्या करते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल्स हो गए, सॉल्ट हो गए, इनका क्या करते हैं, इनको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। कौन, जिसे हम सब वैक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में देख लेते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन इन एग्जांपल अमीबा। अमीबा में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिनका वर्क क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन की जो प्रोसेस होती है वो करने के होता है, ठीक है। किसके थ्रू होता है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू होता है, ठीक है। किनमें, अमीबा में। ओके, नेक्स्ट हम बात करें फूड वैक्यूल्स की। स्टोर डाइजेस्टिव एंजाइम न्यूट्रिएंट। ये जो फूड वैक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर बॉडी में क्या होता है, फूड वैक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखता है, ठीक है। किसको, न्यूट्रिएंट को, और उसके बाद जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, और आफ्टर जब कमी आ जाती है तब उसका यूज करते हैं, ठीक है। फिर देखिए एयर वैक्यूल के बारे में देख लेते हैं। स्टोर मेटाबॉलिक गैसेस आर बाउंड्रीज ऑफ द सेल। ये क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिक जो गैसेस प्रेजेंट है उनको क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। किसमें, जो सेल की बाउंड्रीज है उनके सेल के अंदर पे स्टोर करके रखता है, ठीक है। ओके, ये जो एयर बाउंड्री, एयर वैक्यूल्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बाउंड्रीज में, सेल की बाउंड्रीज में एयर वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल कौन सा है हमारा, गोल्जी बॉडी। इसके बारे में देख लेते हैं। डिस्कवर बाय कैमिलो गोल्जी इन द आउल एंड कैट।
जो कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट थे उन्होंने आउल एंड कैट पे गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था। ठीक है, किस पे? आउल पे एंड कैट पे इन्होंने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था। किसने? कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अकरेंस की। इन इनवर्टिब्रेट्स इज द डिफ्यूज्ड फॉर्म एंड इन प्लांट प्रेजेंट एज अ डिक्टियोसोम। ठीक है, इनवर्टिब्रेट की बात करें तो उनमें क्या होता है, इनमें ये जो गोल्जी बॉडी होती है वो क्या होती है, डिफ्यूज्ड हो जाती है। ठीक है, कैसे हो जाती है? डिफ्यूज हो जाती है। लेकिन अगर हम इन प्लांट की बात करें तो प्लांट में प्रेजेंट होती है और जिसे हम डिक्टियोसोम बोलते हैं। ठीक है, अगर एनिमल की बात करेंगे तो उनमें हम क्या बोलेंगे? गोल्जी बॉडी बोलेंगे। और अगर प्लांट की बात करें तो वही चीज इनमें क्या बोली जाती है? डिक्टियोसोम। ठीक है, फिर देखिए गोल्जी बॉडी प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट सीड ट्यूब ऑफ प्लांट एंड स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड आरबीसी। ठीक है, गोल्जी बॉडी की बात करें तो क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, किनमें? यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। एक्सेप्शन कौन कौन से, किन में नहीं प्रेजेंट होती गोल्जी बॉडी? तो सीड ट्यूब ऑफ प्लांट, जो प्लांट में हमने सीड ट्यूब पढ़ाया था उसमें क्या होता है? वो नहीं होती। ठीक है, उसके बाद स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट, जो ब्रायोफाइट के स्पर्म होता है, जिन्हें प्लांट किंगडम में हमने ब्रायोफाइट्स को क्लियर किया था, तो ब्रायोफाइट में जो स्पर्म होता है उनमें गोल्जी बॉडी नहीं होती। ठीक है, आरबीसी की बात करें, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, इसमें भी गोल्जी बॉडी जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक एक्सेप्शन है जिनमें की गोल्जी बॉडी नहीं मिलता है, और यूकैरियोटिक की बात करें तो इनमें मिलता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट हम गोल्जी बॉडी के फंक्शन की बात कर लेते हैं, जो इसका फंक्शन होता है गोल्जी बॉडी का, ये देख लेते हैं। ठीक है, ओके, फॉर्मेशन ऑफ अ विट्लाइन मेम्ब्रेन ओवर ओवम। ठीक है, ओवम में जो प्रीविट्लाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसमें क्या होता है? उसमें गोल्जी बॉडी होता है। ठीक है, ओके, तो गोल्जी बॉडी के थ्रू ही वो विट्लाइन मेम्ब्रेन जो कि ओवम में प्रेजेंट होती है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर देखिए सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। जो ओवम में ओवम के साइटोप्लाज्म जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसका भी फॉर्मेशन कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है, फिर देखिए फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन द स्पर्म हेड ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो वो स्पर्म में क्या होता है? बिल्कुल हेड के पास में क्या होता है? एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, जिसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? गोल्जी बॉडी के थ्रू होता है। ठीक है, तो अगर बात करेगा, क्वेश्चन आएगा कि एक्रोसोम का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, तो आप क्या बताएंगे? गोल्जी बॉडी के थ्रू होता है। ठीक है, फिर देखिए फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर्स इन द प्लांट। प्लांट में जो रूट हेयर्स प्रेजेंट होती हैं एपिडर्मिस लेयर में, तो वो कहाँ पर होते हैं? उसका फॉर्मेशन भी किसके थ्रू होता है? गोल्जी बॉडी के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन है जिनका वर्क जो होता है वो गोल्जी बॉडी के थ्रू होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा ऑर्गेनल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में देख लेते हैं। तो दे आर अ डबल मेम्ब्रेन। ओके, क्लियर हुआ? तो दोनों में मतलब ये जो मेम्ब्रेन है डबल और सिंगल का, इसको डिफरेंस आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, एंड अ बाउंडेड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। इसको क्या बोला जाता है? अगर स्ट्रक्चर जैसा आप देख रहे होंगे तो स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये हाफ दिखाई देता है। ठीक है, कैसा दिखाई देता है? हाफ दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या बोला गया? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। ठीक है, क्या बोला गया? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोला गया। ठीक है, फिर देखिए शेप की बात करें तो यूजुअली ओवल शेप में होता है, एंड नंबर की बात करें इट वैरी अकॉर्डिंग एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट सेल। ये क्या होता है? जैसे जैसे मतलब जो सेल की रिक्वायरमेंट है, सेल में जो एनर्जी होती है वो किसके थ्रू होती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर पे डिपेंड करती है। ठीक है, कि जितनी भी एनर्जी होगी तो वो किसके थ्रू होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होगी, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ओके, क्यों? क्योंकि ये जो होता है एनर्जी क्रिएट करता है, और एनर्जी किसके थ्रू क्रिएट करेगा? जितने ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी आपके बॉडी में बनेगी। ठीक है, फिर लिवर की बात करें तो स्पर्मेटोजोआ में क्या होता है? 25 नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लिवर की बात करें तो लिवर में 300 से लेकर 400 माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मसल्स की बात करें तो 5000 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो मसल्स में मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है? नंबर के अकॉर्डिंग जो होता है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए जर्नली सिलेंड्रिकल इन शेप। अगर इनके शेप की बात करेंगे तो वैसे तो ओवल होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे तो वो क्या होता है? सिलेंड्रिकल शेप में भी मिलता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। दे आर फाउंड एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन।
तो जो स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या होता है, मतलब जो भी चीजें मैट्रिक्स फिल होता है तो वो क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन में बाउंड होता है, ठीक है। जो इसमें मैट्रिक्स फिल होता है लिक्विड के फॉर्म में या फिर एफ नॉट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या होता है, वो उस मैट्रिक्स में ही फिल होते हैं जो कि इनर मेम्ब्रेन में बाउंडेड होते हैं, ठीक है। फिर देखिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रैकर्स पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम्स, ठीक है। इसमें वन एंड एफ नॉट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, रैकर्स पार्टिकल भी बोलते हैं या फिर इन्हें ऑक्सीसोम भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए दे आर इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। इसका मेन वर्क क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन करने में हेल्प होता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, एटीपी का फॉर्मेशन करना, ओके। फिर देखिए दिस कन्वर्जन रिक्वायर्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो कन्वर्जन होता है एडीपी से एटीपी का, जो कन्वर्जन होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से लेकर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तक, तो इसका जो मतलब कन्वर्जन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के थ्रू होता है, ठीक है, ओके। फिर देखिए हेड पार्ट ऑफ हैज एबिलिटी टू जनरेट एटीपी एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द सेल, ठीक है। जो इसका अपर पार्ट होता है जिसे हम एफ नॉट पार्टिकल्स भी बोलते हैं, तो वो उसका मेन वर्क क्या होता है, वो वही जो है वो एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है, या फिर पावर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, ओके। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो इस डबल मेम्ब्रेन, मैंने जैसा हमने बात करी थी कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, तो पहला हो गया आउटर लेयर एंड फिर उसके बाद इनर लेयर, ठीक है। तो इनर लेयर में क्या 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 प्रेजेंट होता है, तो इनर लेयर में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में ही क्या होता है, आपका एफ नॉट पार्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है, ओके। एफ नॉट पार्टिकल्स की बात करें तो एफ नॉट पार्टिकल्स जो होता है अपर वाला पार्ट होता है जो कि हम जिसे हम हेड बोलते हैं, और उसका नीचे वाला पार्ट जो कि इनर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो मेन वर्क किसका होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, तो एफ नॉट पार्टिकल्स होते हैं वो ही एडीपी से एटीपी में कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, ओके, एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो उसमें क्या होता है, मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स फिल होता है जो इनर मेम्ब्रेन में, उसमें क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन के जो सेंट्रल पे जो मैट्रिक्स फिल होता है उसमें क्या होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके। फिर देखिए 70 to 55 एस राइबोसोम, इसमें क्या होता है, राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, कौन से, तो 70 से 55 एस जो होते हैं वो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर देखिए इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक एडेशन साइट होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। दी आर प्लेस्ड इन बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन व्हिच हेल्प इन जॉइनिंग टू ईच अदर। ये क्या होता है, ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है जो कि एक दूसरे को ज्वाइन करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। फिर देखिए दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ परमिएटिंग रीजन बिकॉज दे इंक्रीज द परमिएबिलिटी। ये जो होता है वो होता है परमिएटिंग रीजन भी बोलते हैं क्योंकि ये परमिएबिलिटी जो होता है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। परमेबल का मतलब क्या होता है, जो स्मूथ लेयर होगी, ठीक है, ओके, क्या होगी, स्मूथ लेयर होगी, इसलिए उसे क्या बोला गया, मतलब परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, इस पूरे रीजन को क्या बोला गया, परमिएबल रीजन बोला गया, ठीक है, या फिर परमिएटिंग रीजन बोला गया, ठीक है, ओके। तो ये एडेशन साइट के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हैविंग टू चैम्बर, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, उसमें क्या होता है, टू चैम्बर होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, एक होता है आउटर चैम्बर, एक होता है इनर चैम्बर, ठीक है। दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आउटर चैम्बर क्या होता है और इनर चैम्बर क्या होता है, ठीक है। इट हैज अ पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इन व्हिच फ्लूइड इज फिल्ड एंड एंजाइम इज प्रेजेंट, ठीक है। आउटर चैम्बर की बात करें तो इसमें क्या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस प्रेजेंट होता है जिसमें कि फ्लूइड फिल्ड होता है या फिर एंजाइम फिल्ड होता है, ठीक है। क्या क्या फिल्ड होता है, फ्लूइड फिल्ड हो गई या फिर एंजाइम फिल्ड होता है, ठीक है, जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए इनर चैम्बर, तो इट इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन अ मेटाबॉलिज्म स्टेट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो इनर चैम्बर होता है वही क्या करता है, वो ही जो इनर चैम्बर होता है उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि मतलब कि कितना इंक्रीज होना है और कितना डिक्रीज होना है, तो वो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस पे डिपेंड होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर चैम्बर होता है उसमें क्या होता है, वो किस पे डिपेंड होता है, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस पे डिपेंड होता है, ठीक है, ओके। फिर देखिए स्टेट की बात करते हैं तो मेटाबॉलिक स्टेज होता है वो भी दो पार्ट में होता है, कौन कौन सा, एक होता है कंडेंस्ड एक्टिव स्टेज और दूसरा क्या होता है ऑर्थोडॉक्स इनएक्टिव स्टेज, ठीक है। एक्टिव स्टेज इट मींस
एटीपी सिंथेसिस इज occurring एट अ हाई रेट। इसमें क्या होता है, स्टेज की बात करें तो एक्टिव स्टेज में क्या होता है कि कोई भी मतलब जो एटीपी का फॉर्मेशन है वो क्या होगा, एक्टिव होगा, तभी क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन जो होगा वो हाई रेट में होगा, ठीक है। ओके, इसलिए उसे क्या बोला गया है, एक्टिव स्टेज, ठीक है। लेकिन अगर इनएक्टिव स्टेज की बात करें तो वो क्या होगा, उसमें एटीपी का फॉर्मेशन तो होगा, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी होगा, ठीक है, लेकिन उसमें जो रेट होगा, उसके रेट की बात करें तो वो क्या होगा, स्लो रेट होगा, ठीक है, या फिर लो रेट होगा। मतलब कि एक्टिव स्टेट में क्या हो रहा था कि एटीपी का फॉर्मेशन हाई रेट में होता है, लेकिन इसकी बात करें तो उसमें क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन जो होता है वो लो रेट में होता है। और इसमें जो 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो वो 70s राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन एंड एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ओके, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहला पॉइंट क्या है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ये जो एटीपी का फॉर्मेशन है वो क्या होता है, उसका फॉर्मेशन जो होता है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू होता है, ठीक है। फिर देखिए मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, इसमें जो मतलब फैट का जो मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फिर देखिए मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, तो फैट में हो गया, ओके। फिर अमीनो एसिड इसका क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। फिर देखिए सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, एग्जांपल गाबा, जो न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे मतलब न्यूरॉन में प्रेजेंट, तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर का फॉर्मेशन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, जैसे एग्जांपल की बात करें न्यूरो ट्रांसमीटर की, तो क्या है, गाबा, ठीक है। ओके, तो वो भी फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनेल क्या है, प्लास्टिड, इसके बारे में देख लेते हैं। डिस्कवर बाय अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है, जो प्लास्टिड है इसको किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। They are double membrane bounded organelle associated with the storage and synthesis of food. ये क्या करता है, फूड का स्टोरेज करता है और उसके बाद उसका सिंथेसिस मतलब कि फॉर्मेशन में उसका हेल्पफुल होता है, ठीक है। जो प्लास्टिड होता है वो कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, जिसके कारण जो ऑर्गेनेल है मतलब कि उसमें क्या होता है, फूड और फूड का स्टोरेज भी होता है, फूड का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। तो देखिए डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ पिगमेंट एंड स्टोरेज ऑफ पिगमेंट फूड, जो जितना भी वेजिटेबल्स हो गया उनमें क्या होता है, जो कलर प्रोवाइड होता है वो किसके थ्रू होता है, प्लास्टिड के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये बोला जा सकता है कि ये क्या होता है, पिगमेंट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ओके, तो यही बोला गया कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ पिगमेंट एंड स्टोरेज ऑफ पिगमेंट फूड, ठीक है। फूड में जो भी पिगमेंट आते हैं किसी भी टाइप के नेचर के अकॉर्डिंग, तो वो किसके थ्रू होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होने के कारण होता है, ठीक है। अब ये बात अलग अलग हो सकती है कि प्लास्टिड जो होता है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उसी टाइप से डिफरेंट फूड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या फिर डिफरेंट वेजिटेबल्स में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। they can be classified into leucoplast, chromoplast and chloroplast। जो प्लास्टिड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक हो गया ल्यूकोप्लास्ट, देन क्रोमोप्लास्ट, देन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो वो भी 3 टाइप में होता है, कौन कौन से, एक होता है अमाइलोप्लास्ट, देन एल्यूरोप्लास्ट एंड थर्ड कौन सा होता है, एलियोप्लास्ट, ठीक है। ओके, इसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, वो कौन सा होता है, तो व्हाइट इन ल्यूको का मतलब क्या हो गया, व्हाइट, एंड प्लास्ट का मतलब हो गया कलरेशन, ठीक है। तो व्हाइट कलर होगा किसी भी मतलब कि किसी भी वेजिटेबल्स में, तो वो क्या होगा, मतलब कि कोई भी कलर नहीं प्रेजेंट होगा, उसे क्या बोला गया, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ओके, तो कोई भी कलर नहीं प्रेजेंट है इसलिए इसे क्या बोला गया, ल्यूकोप्लास्ट, मतलब कि व्हाइट कलरेशन, ओके। तो वही बोला गया कि पिगमेंटेशन जो होगा वो एब्सेंट होगा। फिर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, अगर हम जो अभी हमने बताया कि वो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो भी 3 टाइप में डिवाइड होते हैं, तो वो भी किसके बेस पे डिवाइड, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया, ठीक है, कि कौन जो है किस चीज को स्टोर करता है, ठीक है। तो अमाइलोप्लास्ट की बात करें तो इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ स्टार्च, जो भी मतलब जो भी चीजें हैं, जैसे कि अगर कोई स्टार्च की स्टोरिंग कर रहा है तो उसे क्या बोला गया, अमाइलोप्लास्ट। जैसे एग्जांपल की बात करें तो पोटैटो, ठीक है, तो पोटैटो में क्या होता है, स्टार्च का स्टोरेज होता है, ठीक है, जिससे तो वो किसका एग्जांपल है, अमाइलोप्लास्ट का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एल्यूरोप्लास्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एंडोस्पर्म मेज जियामेज, जैसे कि हमने बात करी कि जो एल्यूरोप्लास्ट होता है, एल्यूरोप्लास्ट में क्या होता है, वो प्रोटीन को स्टोर करके रखता है, ठीक है, प्रोटीन को स्टोर करके कौन रखता है, एल्यूरोप्लास्ट रखता है। एग्जांपल की बात करें तो जियामेज या फिर
मेज या फिर उसको जियामेज भी बोलते हैं। तो इसकी बात करें तो इसका जो एंडोस्पर्म होता है उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटीन स्टोरेज होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जांपल किसका, एलियोरोप्लास्ट का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एलियोप्लास्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। इट हेल्प इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ऑयल एंड फैट्स। तो जो एलियोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, वो ऑयल्स का एंड फैट का फॉर्मेशन भी करता है एंड इसको स्टोर करके भी रखता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो ट्यूबरोज। ठीक है, ट्यूबरोज होता है उसमें क्या होता है, वो किसका एग्जांपल है, एलियोप्लास्ट का। तो इस तरीके से हमने सब्सटेंसेस के स्टोरेज के बेस पे हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है और कौन कौन से कौन कौन से चीजें हैं और क्या क्या स्टोर करती है वो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रोमोप्लास्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। These organelles have different in a color। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो मतलब कलर जो होता है वो डिफरेंट टाइप का कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, They do not have chlorophyll A। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल A जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, फिर देखिए lycopene is the most common pigment in a chloroplast and having antioxidant properties, so it is anti-cancerous in nature। जो इसमें क्या होता है, लाइकोपीन प्रेजेंट होता है जिससे हम एंटी कैंसरस होता है। ठीक है, तो लाइकोपीन जो होता है वो एक क्या है, पिगमेंट है। ठीक है, ओके, लाइकोपीन क्या है, एक पिगमेंट है जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप के आपके कलर मिलते हैं। ठीक है, ग्रीन को छोड़कर सारे कलर जो होता है वो किसके थ्रू होते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट में आते हैं, जो कि किसके थ्रू होते हैं, लाइकोपीन के थ्रू होते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जिससे हमें जो कि क्या है, एक एंटी कैंसरस इन नेचर होता है। ठीक है, फिर देखिए क्लोरोप्लास्ट के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जिसके कारण इसमें क्या होता है, ग्रीन कलर आता है। ठीक है, ओके, ग्रीन कलर प्लाज्मिड हैविंग क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होने के कारण ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इसलिए से क्या बोला गया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फिर देखिए दे आर फाउंड इन अ ग्रीन प्लांट। तो ये मेनली जो होता है किसमें प्रेजेंट होता है, ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो ये जो ग्रीन प्लांट है वो किसकी कलर के, मतलब उनका ग्रीन कलर किसकी वजह से है, तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, ओके, फिर देखिए हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। जो ये ग्रीन कलर होता है, जो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, तो वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। ठीक है, ओके, एग्जांपल की बात करें तो जैसे ग्रीन चिल्ली है। ठीक है, तो ग्रीन चिल्ली जो होता है वो क्या है, एक क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ग्रीन चिल्ली क्या है, एक क्लोरोप्लास्ट का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि उनमें क्या है, ग्रीन कलर आया हुआ है। ठीक है, लेकिन जब वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जो मतलब चिल्ली जो है वो रेड कलर में, दैट मीन्स रेड चिल्ली में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसे क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट। क्यों, क्योंकि वो पहले तो ग्रीन था, जब वो ग्रीन था तब हम उसे क्या बोलते थे, क्लोरोप्लास्ट। क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट था। ठीक है, लेकिन जब वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि उनमें ग्रीन को छोड़ कलर का कन्वर्ट हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, जब उसमें अब देखिए जो 3 टाइप के कलर को हमने क्लोरोप्लास्ट को देखा, तो सबसे पहले जिनमें कलर एब्सेंट था उन्हें क्या बोल रहे थे, ल्यूकोप्लास्ट बोल रहे थे। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट के बाद फिर जिनमें कलर प्रेजेंट है उन्हें क्या बोल रहे थे, क्रोमोप्लास्ट, और जिनमें केवल ग्रीन कलर